गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 8 के विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 में वीडियो का चैप्टर 4 में पार्ट 4 देखेंगे साइंस के अंदर। सॉरी स्टूडेंट, पार्ट 3 देखेंगे, पार्ट 3। चलिए हम शुरू करते हैं। आइए देखें कि धातु और अधातु किस प्रकार से जल से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से धातु और अधातु जल से अभिक्रिया करते हैं। देखिए, सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी सोडियम जल के साथ तेजी से प्रक्रिया करता है और इसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को खुला नहीं रखते, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। क्योंकि सोडियम जो है काफ़ी सक्रिय धातु है। यानी सक्रिय धातु का मतलब है कि वो वायु में तेज़ी से जल उठती है, इसलिए जल में भी तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं? क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप दिया है, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किए गए प्रदर्शन के समय विशेष सावधानी रखी जाए। और जो आप सोडियम के दाने लेंगे, सोडियम का दाना एकदम गेहूं की इतना छोटा होना चाहिए, एकदम छोटा दाना। क्यों करना क्या है? 250 ml कांच का गिलास लीजिए, इसमें जल भर लीजिए। आप सावधानी पूर्वक उसमें टुकड़ा काट के डालिए। फिल्टर पेपर से पहले इसे सुखा लीजिए, फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट दीजिए और इस रुई को बीकर में डाल दीजिए। क्यों रुई में क्यों डालें? ताकि ये तेज़ी से अभिक्रिया करने से इस पर रोक सके। और आप जब निरीक्षण करें तो आप बीकर से दूर रहें। क्यों दूर रहें? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो जल है वो सोडियम से काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए आप दूर रहें और आप इसका परीक्षण करें। जब आप परीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो विलयन है वो क्षारीय व्यवहार करता, क्या करता है? क्षारीय व्यवहार करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, लेकिन कुछ धातुएं जल के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करती, धीमे धीमे अभिक्रिया करती है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती और ये बहुत सक्रिय नहीं होती। इस प्रकार अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पे आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ ना जुड़े, इसलिए उसे क्या रखा जाता है? जल के संपर्क में रखा जाता है। फास्फोरस क्या एक सक्रिय धातु है, एक सक्रिय अधातु है। अगर उसे वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? यह होगा कि तेजी से आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसे कहाँ रखेंगे? तो जल के अंदर रखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रोसेस है अम्लों के साथ प्रक्रिया। क्या है? अम्लों के साथ प्रक्रिया। चलिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारा अम्लों के साथ प्रक्रिया। क्या है? अम्लों के साथ प्रक्रिया। चलिए, जल के साथ प्रक्रिया देखा, अब हम अम्लों के साथ प्रक्रिया देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? अम्लों के साथ प्रक्रिया देखेंगे। चलिए अब आइए देखते हैं कि धातु और अधातुएं अम्लों के साथ किस प्रकार से प्रक्रिया करती है। ठीक है, चलिए निरीक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्रियाकलाप करेंगे, अम्लों के साथ कैसे प्रक्रिया करेंगे। देखिए, परख नली के मुख को अपने चेहरे से दूर रखिए, परख नली होल्डर का प्रयोग कीजिए। चलिए हम देखते हैं, ये सारणी दिया हुआ है। पहले हम सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातुओं और अधातुओं के नमूने को पृथक परख नली में ले लीजिए। देखिए, आपने धातु और अधातु के नमूनों को ले लिया है। ठीक है, अब करना क्या है? इनमें एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है और आपको प्रक्रिया कराकर देखना है कि किस प्रकार से जो धातुएं हैं वो अम्लों के साथ प्रक्रिया करती हैं। ठीक है,
तो आपने क्या पाया? आपने क्या पाया कि क्या धातु अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से क्रिया करते हैं? जी हाँ, धातु और धातु अम्लों से भिन्न प्रकार के क्रिया करते हैं। परख नली के देखिए, जब धातु का अम्ल से अपक्रिया होगा, जब धातु का अम्ल से अपक्रिया होगा तो धातु का अम्ल बन जाएगा, धातु का लवण बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। यानी जब धातु अम्ल के साथ प्रक्रिया करेगी तो क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। आपने कॉपर को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अपक्रिया देखी होगी, ठीक है? तो क्या होता है, जब धातु है अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो वो डाइहाइड्रोजन वायु मुक्त करता है। चलो अब हम देखते हैं क्षारों के साथ प्रक्रिया, ठीक है? किसके साथ प्रक्रिया? क्षारों के साथ प्रक्रिया। क्षारों से किस प्रकार से क्रिया होती है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए। आप क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लीजिए और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन ले लीजिए, इसमें 3-4 ml पानी डालिए। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, उसमें 3-4 ml पानी डालिए, ठीक है, और निरीक्षण कीजिए। देखिए जब आप पानी डालेंगे तो उसमें से ध्वनि निकलेगी। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या करती है, क्या दर्शा रही है कि जब अधातु जो है वह हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करेगा, अधातु जो है धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या दर्शाएगा? वह यह दर्शाएगा कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एक सक्रिय धातु दूसरे किसी विलयन में से दूसरे किसी कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है, तो उसी को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है? चलिए आप देखिए कि विभिन्न प्रकार का बीकर लिया गया है, ABCD बीकर ले लीजिए और सब में 50 ml जल डाल दीजिए। अब प्रत्येक में 4.6 में दर्शानुसार एक एक पदार्थ घोल। देखिए हमने क्या घोला? जिंक सल्फेट घोला, फेरस सल्फेट घोला, फिर कॉपर है, देखिए कॉपर डाल दिया, कॉपर डाल दिया। चलिए बीकर ए में क्या करना है? कॉपर सल्फेट डालना है और उसमें जिंक का टुकड़ा डाल देना है, ठीक है? बीकर बी में कॉपर सल्फेट डालना है, फिर उसमें लोहे का कील डाल देना है। बीकर सी में जिंक सल्फेट डालना है, फिर उसमें कॉपर का छीलन डाल देना है। बीकर डी में फेरस सल्फेट डालना है, फिर उसमें कॉपर का छीलन डाल देना है। बीकर ई में जिंक सल्फेट डाल देना है, फिर उसमें लोहे की कील डाल देना है। इस प्रकार से आपको अपक्रिया आगे बढ़ानी है, ठीक है? देखिए आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा होगा एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है? आप देखिए बीकर ए की बात करते हैं। बीकर ए में देखिए कॉपर सल्फेट था, इसमें हमने क्या डाला? जिंक का टुकड़ा डाला। पहले रंग क्या था? नीला था, लेकिन जैसे ही जिंक का टुकड़ा हमने डाल दिया जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर का लाल रंग का हो जाएगा, इसका रंग क्या होगा? बदल जाएगा। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आप बाकी का जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम धातु और अधातु का उपयोग पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट? क्या पढ़ेंगे? धातु और अधातु का उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है मेरे स्टूडेंट? क्या पढ़ेंगे? धातु और अधातु का उपयोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं धातु और अधातु का उपयोग, ठीक है मेरे स्टूडेंट? चलिए धातु और अधातु का उपयोग पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए क्यों धातु का उपयोग मशीनें, मोटर इत्यादि बनाने में होता है, ठीक है? बॉयलर, मोटर कार, इन सभी चीज़ों को बनाने में होता है। आप कुछ धातुओं के उपयोग से परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक जानकारी दी हैं। मान लीजिए कि अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन क्या एक प्रकार की अधातु है। तो अधातु ऑक्सीजन को आप क्या करते हैं? श्वसन के रूप में श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा अधातु जिनका उपयोग आप उर्वरक रूप में करते हैं, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है। इससे क्या होता है? खेतों का उपजाऊपन बना रहता है। फिर अधातु जिसका उपयोग आप जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में करते हैं, जैसे क्लोरीन है, इसको आप डालते हैं जल में, तो क्या होता है कि जो जल की गंदगी होती है, जीवाणु क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं।
इसी प्रकार से आप अधातु का उपयोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक यानी दवाइयाँ बनाने में करते हैं, इसके अलावा पटाखों को बनाने में करते हैं। तो ये कुछ उपयोगी धातुएं हैं। धातुओं के उपयोग से आप जानते हैं और अधातुओं का उपयोग भी आप जान चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका स्टूडेंट यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, मैं इसको पढ़ा देता हूँ आपको। कि यहाँ देखिए कह रहा है कि पहेली कह रही, मैंने सुना है पौधे मैग्नीशियम पाया जाता है। जी हाँ, पौधा क्या करता है, मैग्नीशियम को ग्रहण करता है, इससे क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है। डॉक्टर कहता है हमारे शरीर में हाँ बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं, बहुत सारी धातु और धातु ऐसी होती है जो हमारे शरीर में और पौधों में भी पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।